Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing discrete mathematics as you can see on the screen, and इसके पहले we have completed the set theory portion. Set theory से जितने भी important concepts and उसके साथ साथ जो भी different types of questions हो सकते हैं all I have covered in the previous videos. And after that इसके just last वाला जो वीडियो मैंने बनाया था that was from relation, and from रिलेशन जो भी कंसेप्ट्स है चाहिए होगा हमें, एंड उसके साथ साथ ऑल द इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो इन वन सिंगल शॉट. ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे रिलेशन का, एंड यू कैन क्लिक ऑन द लिंक टू कवर द रिलेशन चैप्टर इन वन सिंगल वीडियो. ठीक है, ओके. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस एंड सो उसके पहले थोड़ा सा देखो, फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, तो मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट करा दूं. दैट विल सी इन द लेटर पार्ट. तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है सभी हम लोग कवर करेंगे, और ढेर सारा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाला है 2023 तो इवन 2024, मतलब इस साल का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी दिखेगा इन दिस वीडियो. 2024 का क्वेश्चन भी दिखेगा. सो बिल्कुल एंड तक देखना ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए इन वन सिंगल वीडियो. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली फंक्शन है क्या? टू बी ऑनेस्ट, फंक्शन इज अ काइंड ऑफ मशीन. रियल लाइफ में हमारे आसपास जो भी जहां भी हो रहा है एवरीथिंग वी कैन डिस्क्राइब एज अ फंक्शन. नॉट ओनली दैट, मैथमेटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, उनका जब हम लोग इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस देते हैं उसमें ये फंक्शन वर्ड हमें हमेशा मिलेगा, क्योंकि बेसिकली सब कुछ घुमा फिरा के फंक्शन ही है. जस्ट रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, कंसेप्ट और कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है, बाकी फंक्शन ही है उसमें. नॉट ओनली दैट, फंक्शन का ये जो डेफिनेशन है उतना इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इन सम पर्टिकुलर केसेस. ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन है क्या? फंक्शन है तो एक मशीन जैसा, जिधर कुछ इस तरीके का एक मशीन है ना, वो याद है ना. तो इस तरीके का एक मशीन है, मान लो इधर से हम लोग इसको इनपुट देते हैं एंड इधर से आउटपुट हमें मिलता है. सो व्हेनेवर इन एनी सिनेरियो, जब भी कोई कॉज इफेक्ट टाइप ऑफ चीज हो रहा है उसमें एक फंक्शन छुपा हुआ है. मान लो ये जो हमारा मतलब मोबाइल, जिसके ऊपर पूरा दिन हम लोग का मतलब चला जाता है मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल फोन में व्हेन वी प्रेस एनी बटन और एनी कीपैड में कोई भी लेटर हम लोग प्रेस करते हैं तो वो डिस्प्ले होता है ऑन द स्क्रीन. रीजन, आई एम प्रेसिंग द की, इफेक्ट, वी आर सीइंग द लेटर ऑन द स्क्रीन, फंक्शन. तो व्हेनेवर वी हैव एनी रूल, एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला, एनी मेथड, दैट इज अ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिकल एग्जाम्पल अगर दूं तो मान लो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर. इसका मतलब मैं यहाँ पे जो भी इनपुट दूंगा, मान लो एज इनपुट इफ आई गिव 1 टू दिस मशीन, तो आउटपुट क्या होगा, 1 का स्क्वायर होकर निकलेगा, दैट इज 1 होकर निकलेगा. मान लो मैं यहाँ पे -2 एज इनपुट दे रहा हूँ, तो -2 का स्क्वायर होकर निकलेगा एज रिजल्ट, जो कि होता है 4. तो कुछ इस तरीके से. तो फंक्शन बेसिकली एक मशीन है, एक रूल है जो कि डिफाइंड रहता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिफाइंड रूल या फिर फॉर्मूला हम इनपुट देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है, एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट फंक्शन. अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वगैरह एग्जांपल्स हमें करना है, बाकी तो यही है जो भी है. ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ सो दैट पूरा चीजें जो है क्लियर रहे, क्योंकि नाउअडेज इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ईयर आल्सो डेफिनेशंस पूछा जा रहा है, तो डेफिनेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है. तो है क्या, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट इज अ रूल. अभी जो मैंने बताया रूल, एक फॉर्मूला डिनोटेड बाय एफ, जनरली स्मॉल एफ या फिर स्मॉल जी, स्मॉल एच वगैरह से हम लोग फंक्शन को डिनोट करते हैं, व्हिच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. Then f is called a function from a to b, and it is denoted by f such that a to b. So this is the notation of function. ठीक है, f such that a to b. Okay. Then the set A is called the domain of the function, and the set B is called the codomain of the function f. ठीक है, domain and codomain, and उसके साथ साथ एक और चीज that is range और image.
रेंज और इमेज एक ही चीज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें जानना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक फंक्शन क्वेश्चन में गिवन रहेगा और हमें उसका डोमेन या फिर रेंज फाइंड करने के लिए बोलेगा, एंड वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड मे बी अगर वीडियो लेंदी हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से इमेज और रेंज के ऊपर एक मैं वीडियो करा दूंगा फ्रॉम द फंक्शन पार्ट, सो दैट विल सी इन द लेटर पार्ट। ठीक है, उसके पहले अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आ जाओ देखो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया है इफ, ठीक है, एंड दैट इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। ठीक है, देखो क्या रहेगा क्वेश्चन में, सेट ए सेट बी गिवन रहेगा। अब ये सेट्स जो होते हैं, ये सेट्स मतलब फाइनाइट सेट हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सेट, सच एज नेचुरल नंबर सेट, रियल नंबर सेट, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो ये मेरा सेट ए सेट है एंड दिस इज माय बी सेट। एंड इफ यू रिमेंबर स्कूल स्टैंडर्ड में भी बिल्कुल क्लास 11 12 में ये सभी चैप्टर्स था सिलेबस में, और हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ वगैरह करते थे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ए सेट में जो भी 3 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिया, जैसे कि देख सकते हो तुम लोग, ये कैपिटल बी होगा बाय द वे। तो 3 एलिमेंट्स है टोटल 1 2 3। तो मैं ये 3 एलिमेंट्स पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 एंड 3। 3 एलिमेंट्स मैंने ड्रॉ कर दिया, हो गया। अच्छा, बी सेट जो है, बी सेट में टोटल 5 एलिमेंट्स आर देयर, 2 5 10 17 26 एक्सेट्रा। तो इनको भी पहले पुट कर देते हैं 1 by 1। सो लेट मी पुट ऑल द एलिमेंट्स। सो 2 5 10 17 26। ठीक है, तो जो जितने भी एलिमेंट्स है ए सेट में और बी सेट में मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। अब फंक्शन को समझने के लिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है, मैं शुरू में समझा रहा हूँ, इसीलिए डायग्राम से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये हमेशा मानता हूँ कि मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो उसको समझने के लिए जो डायग्रामेटिक अप्रोच या फिर पिक्टोरियल अप्रोच जो रहता है, थ्रू डायग्राम थ्रू पिक्चर, सबसे बढ़िया रहता है समझने के लिए, क्योंकि वो एक तो आसानी से समझ में आ जाता है, दूसरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मैंने 2 सेट मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब जनरली फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि इफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या रहेगा, ए सच दैट ए टू बी का मतलब क्या होता है, जब हम इसको रीड करेंगे, रीड लाइक दिस, इफ ये होता है सच दैट सिंबल, मैंने सेट का जो लेक्चर है उसमें मैंने बता दिया था, फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, इस तरीके से। सो इफ सच दैट ए टू बी, तो ये जो ए सेट है ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था, याद है मशीन, जहाँ पे मैं जो इनपुट दे रहा था, ये जो इनपुट हम लोग देते हैं, दिस इनपुट्स आर टेकन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड सेट, दैट इज द ए सेट। इस ए सेट का जो एलिमेंट्स वो होता है इनपुट, और ये जो आउटपुट्स हमें मिलते हैं, दिस आउटपुट्स आर जनरली we see in the B set, जो राइट हैंड साइड सेट होता है। तो इनपुट्स we give from the A set and outputs we see in the B set, so this is the concept। बिल्कुल यहाँ पर भी वही सेम होगा। अच्छा, अब फंक्शंस जो है वो डिफरेंटली डिफाइंड रहता है। तो फॉर इन दिस एग्जांपल आई हैव डिफाइंड लाइक दिस कि x स्क्वायर प्लस 1, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक एक करके ये जो डोमेन का मतलब ए सेट का जो एलिमेंट्स है उनको मैं एक एक करके ये जो मशीन है इस मशीन में पुट करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये जो मशीन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, मैं इस जगह को क्लीन कर देता हूँ और भी अच्छे समझ में आएगा। देखो और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये जो मशीन है ये किस तरीके से डिफाइंड है, दिस इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैं एक एक करके इनपुट दूंगा। तो ए सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 1। तो अगर मैं 1 को इनपुट दूंगा, दैट इज ये जो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे ये जो x होता है, ये x का वैल्यू ए सेट में से उठाया जाता है, और ए सेट का फर्स्ट एलिमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा x के जगह पे 1, तो राइट हैंड साइड पे भी x के जगह पे 1 पुट होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। इसका मतलब ये जो मशीन है इसमें अगर मैं 1 एज इनपुट डालूंगा तो एज आउटपुट मुझे 2 मिलेगा। इसका मतलब ए सेट का 1 बी सेट का ये जो 2 एलिमेंट है इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने ये बताया था इनपुट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड सेट दैट इज ए से उठाया जाता है, एंड आउटपुट जो होता है वो राइट हैंड साइड सेट दैट इज बी में हमें दिखता है। सो 1 इज कनेक्टेड विथ 2 फ्रॉम ए टू बी बाय द फंक्शन इफ। फिर से बता रहा हूँ ये वाला लाइन, लास्ट वाला क्या बताया मैंने, ए सेट का 1 इज कनेक्टेड विथ द एलिमेंट 2 ऑफ द सेट बी बाय द फंक्शन और मैपिंग 1। देखो फंक्शन का एक और नाम भी है, इसीलिए फंक्शन को मैपिंग बोला जाता है। एज यू कैन सी, मैंने ऊपर जो मतलब चैप्टर का नाम है मैंने वहां पर भी ये दिखाया है, एज यू कैन सी। ठीक है, क्योंकि ये मैप करता है, कनेक्ट करता है। मैप हम लोग एरो देके मैप जो डिनोट करते हैं। सो 1 इज डायरेक्टेड या फिर कनेक्टेड टू बी
दैट इज वाई फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैपिंग या फिर मैप, सिंपल वर्ड में मैप भी बोला जाता है. तो दिस इज द सिनेरियो. नाउ अब देखो सेकेंड एलिमेंट मैं देता हूं, यहाँ पे पुट करता हूं. सेकेंड एलिमेंट मेरा क्या है, सेट 2 इज द सेकेंड एलिमेंट. फिर से एज इनपुट 1 के बाद अभी मैं 2 इनपुट कर रहा हूं यहाँ पे मशीन में. तो फिर से वही फॉर्मूला फॉलो करना है, दैट इज एफ ऑफ 2. फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5. इसका मतलब अगर मैं 2 यहाँ पे इनपुट करूंगा तो एज आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, एज आउटपुट मुझे 5 मिलेगा. इसका मतलब ये जो इनपुट सेट का 2 आउटपुट सेट का 5 के साथ कनेक्टेड है बाय द फंक्शन एफ. सिमिलरली अगर मैं 3 पुट करूंगा तो एज ए रिजल्ट 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 तो 10 मिलेगा. सो दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें और मैं बता देता हूं अभी. दैट इज देख सकते हो अभी जो मैंने बताया, ए सेट इज द इनपुट सेट जिनका एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद द आउटपुट सेट दैट इज बी. अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें नोटिस करना है. दैट इज एक तो देख सकते हो आराम से कि जो ए सेट है उनका सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है ऑफ द बी सेट. ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है, मतलब जो ए सेट है जहां से हम लोग इनपुट उठाते हैं, इस सेट को क्या बोला जाता है, दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, जनरली डिनोटेड बाय डीएफ. डी मींस डोमेन, एफ इज द नेम ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ. एंड ये जो राइट हैंड साइड वाला सेट है दैट इज आउटपुट वाला सेट है, अब इसमें कुछ चीजें हो रहा है. एक तो ये जो बी सेट है, मतलब ये जो टोटल इंटायर सेट है, इनका सभी एलिमेंट्स ए सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है. सम एलिमेंट्स आर देयर व्हिच आर नॉट कनेक्टेड सच एज 17 एंड 26, दे आर नॉट कनेक्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस निकल के आते हैं. फर्स्ट वन, so if I make a set containing only the connected elements, जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाऊं तो इस सेट को क्या बोला जाता है, दिस सेट इज कॉल्ड रेंज सेट. रेंज और इमेज, रेंज और इमेज सेट ऑफ एफ एंड जनरली डिनोटेड बाय आर एफ. आर स्टैंड्स फॉर रेंज, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ. ठीक है, अच्छा. और ये जो पूरा इंटायर बी सेट है जिसमें मैप्ड अनमैप्ड दोनों ही एलिमेंट्स रहेगा, ये पूरा इंटायर सेट है, इस सेट को बोला जाता है कोडोमेन. दिस सेट इज कॉल्ड कोडोमेन सेट. मतलब जो बी सेट है कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स मैप्ड एंड अनमैप्ड, दिस सेट इज कॉल्ड कोडोमेन सेट. तो यहां से ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें जानना था, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. ठीक है, तो दिस इज द वेरी बेसिक एंड इनिशियल कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, how it is defined, how it is written, what is domain, what is range and what is codomain. I hope it is clear. अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए तो जरूर एक लाइक करना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है. दैट्स इट. ठीक, अच्छा. अब इनिशियली 2-3 केसेस हमें जानना है जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. इन केसेस में इन्हें हम फंक्शन बोलेंगे ही नहीं. और वो कौन सा केसेस है, देखो पहला एक केस मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ. रुको, मैं पहले एक सेट 2 सेट में बना लेता हूं, देन आई विल कंटिन्यू इट. ओके, सो सी दिस केस, फर्स्ट वन दैट इज, देखो लेफ्ट हैंड साइड जो डोमेन सेट है वहां पे 3 नाम दिख रहा है एंड कोडोमेन सेट में 2 नाम दिख रहा है, 2 एलिमेंट्स दिख रहा है. तो बेसिकली ये जो 2 नाम है, मतलब दोनों साइड में फेमस क्रिकेटर का नाम है. तो जैसे कि फर्स्ट केस जो है, मतलब डोमेन का जो फर्स्ट पॉइंट है मुझे वो कनेक्ट करना है विद अ पॉइंट ऑफ कोडोमेन सेट. मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेट के एक एलिमेंट के साथ राइट हैंड साइड का कोई भी एक एलिमेंट मुझे कनेक्ट करना है. तो मुझे पता है कि विराट is a famous cricketer and the name that will complete that is Virat Kohli. So Virat is connected with Kohli. Very simple, very easy to connect. Similarly, Saurav Ganguly, very famous cricketer, so I can connect this. Now when I am coming to the last name that is Shyam, तो श्याम नाम से कोई फेमस क्रिकेटर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो श्याम के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई सरनेम मुझे नहीं मिल रहा है इन द राइट हैंड साइड से. तो अगर ये सिनेरियो हो रहा है कि वी कैन नॉट फाइंड एनी एलिमेंट टू कनेक्ट, मतलब जो डोमेन सेट है वहां पे कोई अनमैप्ड एलिमेंट रह रहा है. देखो को डोमेन सेट में अनमैप्ड एलिमेंट रह सकता है, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में ना 17 एंड 26 कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन डोमेन सेट में, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड सेट में, दैट इज इनपुट वाला सेट में कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा अनमैप्ड रहेगा, जैसे कि श्याम के साथ मैं कोई भी एलिमेंट को कनेक्ट कर नहीं पा रहा हूं फ्रॉम द राइट हैंड साइड सेट, सो दैट विल नॉट बी अ फंक्शन. वो एक फंक्शन ही नहीं होगा. दैट वी हैव टू रिमेंबर.
सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है इंफॉर्मेशन, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट मस्ट बी कनेक्टेड विथ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन सेट। डोमेन सेट का सभी एलिमेंट्स कोई ना कोई एलिमेंट के साथ, किसका, कोडोमेन सेट के साथ कनेक्टेड जरूर रहना चाहिए, राइट। ओके, सेकेंड एक और केस में बता रहा हूं, देखो अच्छा, अब देखो अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल देखें, ठीक है, देखो आईपीएल का सीजन चल रहा है, मैं थोड़ा सा बीच में से हट जाता हूँ। आईपीएल का सीजन चल रहा है, बिल्कुल क्रिकेट वाला लेटेस्ट एग्जांपल्स है ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो फिर से वही सिनेरियो है कि देखो यहाँ पर भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेट है वो नेम है, राइट हैंड साइड में सरनेम्स है, हमें कनेक्ट करना है, फेमस क्रिकेट पर्सनैलिटीज है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, तो विराट के साथ आराम से हम लोग कोहली को कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज डोमेन में जो विराट एलिमेंट है उसके साथ कोडोमेन का जो कोहली है एलिमेंट कनेक्टेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है डेविड, इसके साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि डेविड वार्नर भी एक फेमस क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया से, एंड डेविड मिलर भी एक फेमस क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका से। तो अब डेविड को मैं वार्नर के साथ कनेक्ट करूं या मिलर के साथ, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एंड अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो दैट इज डेविड से वार्नर में भी एरो जा सकता है, डेविड से मिलर में भी एरो जा सकता है, दैट इज डोमेन का कोई भी एक सिंगल एलिमेंट अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज बन रहा है कि वो कोडोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है या फिर होने का चांसेस है, तो दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। बिल्कुल दिमाग में रख दो कि वो फंक्शन नहीं हो सकता है। उल्टा केस हो सकता है, उल्टा केस मतलब देखो मैं हट जाता हूं बीच में से, दैट इज अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये बिल्कुल अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है ये नाम, जैसे कि हार्दिक भी पांड्या है एंड कृणाल पांड्या भी है, तो ये केस हो सकता है कि और रोहित शर्मा है ना, मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल रखा है ताकि तो इसका मतलब हार्दिक एंड कृणाल मतलब दो एलिमेंट्स डोमेन सेट का वो एक सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो सकता है ऑफ द कोडोमेन सेट, बट डोमेन सेट का एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कोडोमेन का दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है। दिस इज करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट, ठीक है, ये हो सकता है। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेनी वन मैपिंग, दिस इज कॉल्ड एज मेनी वन मैपिंग, ये तो नाम भी है इसका, इसको मेनी वन मैपिंग कहा जाता है ना, दिस इज कॉल्ड एज मेनी वन मैपिंग। बट ये अगर केस हो रहा है कि डोमेन का एक एलिमेंट पॉसिबिलिटीज बन रहा है कोडोमेन का एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने का, तो दैट विल नॉट बी अ फंक्शन इन दैट केस। So these are few things that you have to remember in the first place। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एंड उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो मेनी वन तो एक ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, ये क्रिकेट वाला एग्जांपल था, आईपीएल वाला एग्जांपल था। अभी हम लोग सेट्स मतलब प्रॉपर नंबर वाला सेट्स से भी एग्जांपल्स करेंगे। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड विल स्टार्ट विद इनटू फंक्शन। ठीक है, अब देखो इनटू फंक्शन क्या है। So the definition says a function f such that a to b is said to be an into function, ये an होगा by the way, an into function if the range set that is the वही जो भी mapped elements वाला set है inside the codomain set is a proper subset of the codomain set B, that is if f is a subset of B then we say that f maps A into B। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेके मैं चीजें जो है क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो एज एग्जाम्पल टू सेट्स आर गिवन इन द ए सेट वी हैव 1 2 3 1 2 एंड 3, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1 2 3 एंड इन द कोडोमेन सेट वी हैव इन द राइट हैंड साइड, इन द कोडोमेन सेट वी हैव 2 5 10 17 26, वही लास्ट वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 1 2 के साथ कनेक्टेड होगा, 2 5 के साथ कनेक्टेड होगा, 3 10 के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा रेंज सेट, वही सेम एग्जांपल है जस्ट एज द लास्ट वन। तो इसमें क्या हो रहा है कि सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनटू फंक्शन, और वो क्यों समझना, पॉइंट ये है कि अगर कोडोमेन सेट में कुछ अनमैप्ड एलिमेंट्स अगर रहेगा तो दैट इज जैसे कि इस एग्जांपल में ये जो कोडोमेन सेट है बी सेट है उसमें 17 एंड 26 आर टू एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन सेट, दैट इज कोडोमेन सेट में कुछ अनमैप्ड एलिमेंट्स है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब अगर कोडोमेन सेट में एक या फिर एक से ज्यादा अनमैप्ड एलिमेंट्स, डिसकनेक्टेड एलिमेंट्स जैसे कि 17 एंड 26 अगर रहेगा, सो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ इनटू फंक्शन। इसमें क्या होगा, इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो रेंज सेट है, रेंज सेट दैट इज आर एफ, रेंज सेट
रेंज सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मतलब रेंज सेट कोडोमेन का एक प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट. इसका मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सेट थ्योरी वाला वीडियो, फिर से एक बार बता देता हूं. प्रॉपर सेट सबसेट का मतलब रेंज सेट कभी भी कोडोमेन के साथ इक्वल नहीं होगा. तभी ये केस होगा कि रेंज सेट विल बी कंटेन्ड इन द कोडोमेन सेट, मतलब एटलीस्ट एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट एक्स्ट्रा रहेगा इन द कोडोमेन सेट जो कि रेंज सेट के अंदर नहीं रहेगा, जैसे कि 17 एंड 26 इन दिस एग्जांपल. ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज ऑनटू एंड ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव फंक्शन. दोनों ही नाम हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही नाम यूज होता है, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये फंक्शन इफ सच दैट a to b इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ द रेंज सेट एफ ए इज इक्वल टू द डोमेन सेट. बिल्कुल इसी का उसका ऑपोजिट, इनटू का बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑन टू फंक्शन. इनटू में क्या हो रहा था, मतलब केस नंबर 1 में, मतलब अभी जो हम लोगों ने किया उसमें क्या हो रहा था कि हमें कोडोमेन सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स चाहिए. हमें चाहिए कि कोडोमेन सेट में एक दो एलिमेंट्स ऐसा रहे कि जो कि मैप्ड ना हो. लेकिन इसमें बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है, दैट इज कोडोमेन सेट का मतलब बी सेट का सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड होना चाहिए विथ द डोमेन सेट, विथ द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन सेट. ठीक है, एग्जांपल को कर लेते हैं. देखो मैं थोड़ा सा जाता हूं. हाँ, एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, ए सेट में टोटल 4 एलिमेंट्स है, 1 -1 2 3. डेफिनेशन वही सेम है, x² + 1. अच्छा, और कोडोमेन सेट में एलिमेंट्स है 5 2 5 10. ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, x के जगह पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, 1² + 1 दैट इज 2. इसका मतलब 1 इज कनेक्टेड विथ 2. ठीक है, दूसरा -1 को अगर मैं पुट करूंगा, f of -1 क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर + 1 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2. तो -1 भी इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ 2. देखो मैंने ये बताया था, ये बिल्कुल हो सकता है, हार्दिक और कृणाल दोनों ही पांड्या के साथ कनेक्टेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फंक्शन का कैटेगरी ये सेटिस्फाई करेगा, उल्टा नहीं होना चाहिए, है ना. ओके, फिर इसके बाद 2 विल बी कनेक्टेड विथ 5 एंड 3 इज कनेक्टेड विथ 10. इसका मतलब देखो कोडोमेन सेट का सभी एलिमेंट्स, कोडोमेन सेट में ऐसा कोई एलिमेंट्स है, जस्ट वाज द लास्ट एग्जांपल जो कि अनमैप्ड है, नहीं, 2 5 10 एंड सभी एक या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, जस्ट लाइक दिस. सो इफ दिस इज द केस, दैट इज देखो कोडोमेन सेट में कोई अनमैप्ड एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, सभी कनेक्टेड हो चुका है. तो दिस इज द, इफ दिस इज द केस देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. एंड इसमें क्या होता है, इसमें रेंज सेट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द कोडोमेन सेट. इक्वल होगा बिल्कुल, रेंज सेट और कोडोमेन सेट बिल्कुल सेम होगा. RF विल बी इक्वल्स टू B. ठीक है, आई होप यहां तक बिल्कुल चीजें क्लियर है तो एक लाइक जरूर किया करो, है ना. अच्छा, अब अभी तक हम लोगों ने जो 2 कैटेगरी देखा है दैट इज इनटू एंड ऑनटू, बोथ ऑफ दिस 2 फंक्शंस या फिर दिस 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस फोकस ऑन द कोडोमेन सेट, आउटपुट सेट, राइट हैंड साइड वाला सेट. ठीक है, whereas अभी जो हम लोग जो 2 कैटेगरी देखेंगे दैट इज इंजेक्टिव या फिर 1 एंड मेनी वन, these 2 functions, these 2 type of functions prioritize on the domain set. अब डोमेन के ऊपर डिपेंड करके 2 कैटेगरीज हमारे पास है, और वो क्या है चलो देख लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ऑल्सो नोन एज 1 to 1 1 1, है ना, सभी एक ही है, जस्ट डिफरेंट नेम्स है. सो ठीक, ये डेफिनेशंस क्या बोल रहा है देख लो. इफ सच दैट a to b said to be a 1 फंक्शन of a that have different images in B, that is if x1 is not equals to x2 implies that f of x1 is not equals to f of x2. अच्छा देखो, ये this is the proper, देखो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि write the definition of injective function, then we have to write this is the proper formal definition of injective function. ये हम लोग समझेंगे, ये वाला डेफिनेशन हम लोग समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अभी बात कुछ ही देर बाद, जहां पे देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते हो ये और भी अच्छे समझ में आएगा. लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल समझने के लिए नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली चला जाता हूं और समझा देता हूं कि 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है क्या, थ्रू एन एग्जाम्पल. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमें जानना बहुत जरूरी है. एक है इमेज, दूसरा है प्री इमेज. वो क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये सेम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोई भी एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है f of 1 is equals to 2, है ना, 1 2 के साथ कनेक्टेड है, f of 1 is connected with 2. तो इसका मतलब 1 that is in the domain set is called pre-image
एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हमें मिलेगा इन द डोमेन सेट दैट इज 2 इज कॉल्ड इमेज. सो बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ थिंग. मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने एक मिरर है, मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन आएगा, दैट रिफ्लेक्शन इज द इमेज ऑफ माइंड, एंड उस रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में मैं आई एम द प्री इमेज ऑफ दैट रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इमेज. तो प्री इमेज इज बेसिकली इज इन द डोमेन सेट, इमेज इज बेसिकली इन द को डोमेन सेट, और टू बी प्रिसाइज इन द रेंज सेट. दैट्स इट. ठीक है, ये दोनों टर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज एंड प्री इमेज. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. ठीक है, चलो. अच्छा, तो अब मैं जो बता रहा था एग्जांपल वही सेम मान लो. देखो आई थिंक मेनी वन अगर समझ में आ जाए तो वन वन समझने में आसानी होगा. मेनी वन में क्या हो रहा है, वही सेम हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या वाला एग्जांपल. दैट इज मान लो ये वाला एग्जांपल, ये भी हम चलेगा एज मेनी वन फंक्शन. मैं सेम एग्जांपल में ले लेता हूँ. -1 1 2 3. तो -1 भी 2 पे कनेक्टेड था अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 1 भी 2 के साथ कनेक्टेड था अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 2 कनेक्टेड हो रहा था 5 के साथ, 3 कनेक्टेड हो रहा था 10 के साथ. हाँ, यहाँ पे और कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स रह सकता है 16 17 18 एटसेट्रा, जो कि मैप्ड नहीं हो रहा है तो भी चलेगा. फिर से बता रहा हूँ, मेनी वन एंड वन वन फोकसेस ऑन द डोमेन सेट. फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल किसको, वन वन एंड मेनी वन को, ये लास्ट दो जो कैटेगरी है नंबर 3 एंड नंबर 4, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि को डोमेन सेट में क्या हो रहा है. को डोमेन सेट में एक्स्ट्रा अनमैप्ड एलिमेंट है नहीं है, बिल्कुल डजंट मैटर. सिर्फ और सिर्फ उनको फर्क पड़ता है फ्रॉम द डोमेन सेट. डोमेन सेट में क्या हो रहा है, देखो डोमेन सेट में, इन दिस केस डोमेन सेट में मोर देन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड विद द वन सिंगल एलिमेंट. जैसे कि -1 1 दोनों कनेक्टेड है विद वन सिंगल एलिमेंट. दैट इज मेनी फ्रॉम दिस सेट इज कनेक्टेड विथ वन विथ दैट सेट. दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ मैपिंग और फंक्शन इज कॉल्ड एज मेनी वन फंक्शन. ठीक है, ये हो गया मेनी वन. बिल्कुल इसका ऑपोजिट केस, दैट इज अगर ऐसा हो कि 1 2 3 एंड इधर मान लो वट एवर लाइक 4 5 6 कुछ 7 8 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, तो 1 4 के साथ, 2 5 के साथ एंड 3 6 के साथ. मतलब अगर डोमेन सेट का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट कोडोमेन सेट का एक ही एलिमेंट के साथ अगर कनेक्टेड हुआ तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ तो, ये वाला केस मेनी वन वाला केस अगर नहीं हुआ तो दिस will be an example of one one function. देखो one one function and many one के लिए जैसे मैंने बताया कोडोमेन में एक्स्ट्रा है कि नहीं doesn't matter. ओके, सो आई होप यहाँ तक बिल्कुल चीजें क्लियर है. चारों टाइप्स हम लोगों ने कर लिया. into and on to focuses on the codomain, unmapped elements है कि नहीं, and one one and many one focuses on the domain, एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है कि नहीं, that's it, और कुछ नहीं. ठीक है, ओके. चलते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन में, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ये बोल रहा है कि देखो ए फंक्शन इफ a to b is said to be a bijective function if f is both 1 1 and on 2. दैट इज अगर एक फंक्शन बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव हुआ तो दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन से भर भर के क्वेश्चंस आता है. ए फंक्शन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू चेक प्रूव व्हाटएवर कि दैट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट. ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, इसके नेक्स्ट हमें मिलेगा इनवर्स फंक्शन. देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर नीचे. इनवर्स फंक्शन होने के लिए मतलब एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, एक फंक्शन f(x) है उससे हम f इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो. तो सो नॉट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन क्वेश्चंस बट आल्सो इनवर्स फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बाइजेक्टिव का कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स निकालने से पहले हमें पहले बाइजेक्टिव प्रूव करके दिखाना है, फिर उसके बाद उसका इनवर्स निकालना है. और इस तरीके का भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 2024 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ था अभी एक महीना पहले, उसमें ये क्वेश्चन आया था एंड आई हैव टेकन द क्वेश्चन फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर. ओके, चलो, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल वही बिल्कुल इजी हलवा एग्जांपल है, सिमिलर. ठीक है, मैंने चीज़ों को एक ही रखा है सो दैट यू विल बी लाइक अच्छे से समझ में आ जाए. एक से ज़्यादा एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नहीं डाला है. तो वही 1 2 3 है ना, 1 2 3 इन द डोमेन सेट, इन द ए सेट एंड इन द बी सेट वी हैव 2 5 10. ठीक है, सो 1 इज कनेक्टेड विथ 2, 2 is connected with 5 and 3 is connected with 10 according to this definition x square plus 1. तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें मिल रहा है. नंबर 1 कि एक ही एलिमेंट राइट हैंड साइड में भी एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, दैट इज 1 1, दैट मेनी वन थिंग इज नॉट हैपनिंग. नंबर 2 ऑन टू मतलब देखो रेंज कोडोमेन का सभी एलिमेंट्स मैप्ड है
विद द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट। ऐसा कोई एलिमेंट्स रिमेनिंग नहीं है इन द कोडोमेन सेट जो कि मैप्ड ना हो। दैट्स इट, ठीक है, बस इतना ही देखना था। और क्योंकि ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन का एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ ए फंक्शन इज इफ सच दैट ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना, कोई भी दो सेट में एक अगर हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, थोड़ा सा नोट कर लेना। तो इससे एक चीज प्रूव होता है कि ए और बी दोनों सेट का, दिस इंप्लाइज ए और बी दोनों सेट का कार्डिनलिटी दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना ही पड़ेगा। दिस अ वाइस वर्सा काइंड ऑफ थिंग। इसका मतलब अगर दो सेट ए एंड बी के बीच में मैं एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं तो डेफिनेटली ए एंड बी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना पड़ेगा। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, दैट इज डोमेन सेट में 3 एलिमेंट्स है, देन कोडोमेन सेट में भी 3 एलिमेंट्स रहना पड़ेगा, या फिर 4-5, उसमें जितना हो, ए में जितना हो, बी में भी उतना ही रहेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है फंक्शन का ही कंटिन्यूएशन में, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से भी 5 मार्क्स या फिर उससे ज्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है इन द पेपर। तो क्या होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, जैसे देख सकते हो कि कॉम्पोजिशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 फंक्शंस चाहिए होगा। तो मान लो f एंड g 2 फंक्शंस वी हैव, and if such that a to b and g such that b to c, 2 functions are defined. F is defined from a to b and g is defined from b to c, then the composition होगा, then the composition of function f and g is denoted by, this is the symbol of composition of function, g composed f। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे we'll read like this, g composed f, ठीक है। ये जो बीच में जो सिंबल है, दिस इज अ कंपोजिशन सिंबल, सो g composed f and it is basically डिफाइंड एज, ये देखो, g ऑफ fx, ठीक है। एक बार चीजों को समझ लेना, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे g जो f जो फंक्शन है, 3 सेट्स आर देयर, a b एंड c, ठीक है। सो f जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, f जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम b टू c, ठीक है। तो g कंपोज्ड f ये कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, हमेशा ध्यान रखना उल्टा डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर g कंपोज्ड f है तो ये डिफाइंड होगा, मतलब देखो तुम लोगों को देख के लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे मैं f कंपोज्ड g बोलता तो जो डायरेक्शन होता दैट विल बी फ्रॉम a टू c। नो, दैट इज रॉन्ग, समझना। अगर f कंपोज्ड g मैं बोलता तो उसका जो मतलब डोमेन एंड कोडोमेन होता दैट विल बी फ्रॉम सी टू ए। मतलब जिस डायरेक्शन में तुम लोग देख रहे हो डोमेन एंड कोडोमेन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज सी टू ए उसका डेफिनेशन होगा, किसका, एफ कंपोज जी का, ठीक है। और इसीलिए जी कंपोज ए का जो डेफिनेशन बनेगा, मतलब डोमेन एंड कोडोमेन बनेगा, दैट विल बी फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी जो डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बनता है कॉम्पोजिशन के, मतलब पीछे से सामने हमें जाना पड़ता है फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आसानी से हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 2023 बीसीए के पेपर में आया था सॉरी, बीसीए में जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है सेकंड सेमेस्टर में, उनके पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। तो जैसे कि देख सकते हो 2 फंक्शंस आर गिवन, fx एंड gx। हमें क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड f कंपोज g एंड g कंपोज f, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक्निक बता देता हूँ एंड यहाँ पे ए बी सी मतलब 3 सेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों ही रियल नंबर सेट्स है, सो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड नॉट ओनली मोस्ट बट इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस कॉम्पोजिशन टाइप बिल्कुल इसी तरीके का ही आएगा, ए बी सी तीनों ही सेट सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एफ कंपोज जी ये इसका जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ के पेट के अंदर जी, ऐसा ये डिफाइंड होता है। एफ कंपोज जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। इसका मतलब जो आगे रहेगा वो आगे रहेगा, जो पीछे रहेगा वो चले जाएगा फर्स्ट फंक्शन के अंदर, कुछ इस तरीके से। एफ कंपोज जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, अब देखो जी एक्स क्वेश्चन में गिवन है, डिफाइंड है x + 6, एफ ऑफ x + 6, ठीक है। अब समझना एफ एक्स इस क्वेश्चन में गिवन है, एफ एक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड एफ एक्स इज गिवन एज, नाउ fx is given as x² + 3,
एफ एक्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 6 क्या होगा, यहाँ पर x के जगह पे x विल बी रिप्लेस्ड बाय x प्लस 6, क्योंकि मुझे f ऑफ x प्लस 6 निकालना है। तो f ऑफ x प्लस 6 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी इस x के जगह पे x प्लस 6 आ जाएगा, सो x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3, और इसको अगर तुम लोग सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करना, और तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 6 इंटू 2 दैट इज 12x, और 36, 6 स्क्वायर मतलब 36 प्लस 3 दैट इज 39। सो दिस विल बी योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सिमिलर तरीके से जी कंपोज्ड एफ भी हम लोग निकाल सकते हैं। जी कंपोज्ड एफ क्या हो जाएगा, मैं नीचे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जी कंपोज्ड एफ क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, पहले जो फंक्शन है उसके पेट के अंदर चला जाएगा दूसरा जो फंक्शन है वो, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ, अब एफ एक्स क्या है क्वेश्चन में गिवन है, सर एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एफ एक्स के जगह पे मैंने सिर्फ एफ एक्स के जगह पे उसका डेफिनेशन लिख दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, एज सिंपल एज दैट, इक्वल्स टू, अब देखो जी एक्स क्वेश्चन में डिफाइंड है एज एक्स प्लस 6, तो समझना अगर जी एक्स एक्स प्लस 6 है तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा, इस एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमें लिखना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चलता है, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट ऑलवेज और जनरली इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। देखो दोनों का जो फाइनल डेफिनेशन आया है दोनों बिल्कुल डिफरेंट आया है। हाँ, किसी किसी वैल्यूज के लिए कोई एक्स के लिए दोनों इक्वल मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एक्स के लिए वो हम इक्वेट करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अच्छा मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, तो यहाँ से जो पहले मैं रिजल्ट बता दूँ, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल रहा है दैट इज जनरली जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी, जनरली नहीं होता, लेकिन हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक्स के लिए। तो तुम लोग बताना कि फॉर विच पर्टिकुलर एक्स दिस टू विल बी इक्वल, ये नॉट इक्वल टू साइन इक्वल्स टू होगा फॉर विच एक्स, ये तुम्हें बताना है। और वो कैसे करोगे, मैं जो अभी जो दो मार्क कर रहा हूँ येलो से, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 39 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, इन दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल कर देना है, करके इनको सॉल्व करोगे तो वहां से x का वैल्यू कुछ आएगा, एंड जो भी x का वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर। सो यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, जिनका भी करेक्ट आंसर आएगा मैं बताऊंगा, आई विल टेक द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके और भी क्वेश्चंस करेंगे, डू नॉट वरी। देखो भर भर के मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डाला है, सो एब्सोल्युटली डू नॉट वरी, बहुत सारा क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके देखो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम, बहुत प्यार से देखना, 2024 CSE साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, एंड देन यू वेरीफाई योर आंसर विथ माइंड। ठीक है, तो देखो एफ एक्स गिवन है, जी एक्स भी गिवन है, चारों चीज हमें निकालना है, दैट इज एफ कंपोज जी, जी कंपोज एफ कंपोज एफ, जी कंपोज जी एटसेट्रा, सभी का वैल्यूज हमें निकालना है। चलो एक एक करके कर लेते हैं। सो एफ कंपोज जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, क्या बताया था, सेकेंड पोजीशन में जो है वो फर्स्ट जो पोजीशन में है मतलब लेफ्ट में जो है उसके अंदर चला जाता है एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ, अब सिमिलरली जी एक्स का जो भी वैल्यू मतलब जो भी डेफिनेशन गिवन है, जी एक्स इक्वल्स टू वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, बिल्कुल प्यार से आराम से लिख देना है कुछ इस तरीके से, एफ ऑफ 1/x+1 कि क्या क्या मैंने जी एक्स के जगह पे सिर्फ उसका वैल्यू लिखा है, उसका डेफिनेशन लिखा है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा एफ एक्स भी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब एफ एक्स क्वेश्चन में किस तरीके से डिफाइंड है, सेट इज डिफाइंड एज x-1, और अगर एफ एक्स है x-1 तो एफ ऑफ हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 1/x+1 चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, यहाँ पे x की जगह पे मैंने इसको रिप्लेस किया, तो सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे इसको रिप्लेस करना है, सो आई विल रिप्लेस लाइक दिस -1, थोड़ा सा बिल्कुल प्यार से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके x+1 तो ऊपर में x आ जाएगा, तो दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट केस, दैट इज f ऑफ g। ठीक है, ओके सिमिलरली g ऑफ f तुम लोग निकाल सकते हो, मैं ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आराम से करोगे, बिल्कुल प्यार से करोगे। ठीक है, मैं सेकंड वाला कर देता हूँ, थर्ड वाला सॉरी, f कंपोज f, इसका मतलब f के अंदर f, दोनों ही f है, f ऑफ fx। अब ये कैसे डिफाइंड है, f ऑफ fx का जो भी डेफिनेशन है क्वेश्चन में गिवन वो लिख दूंगा, दैट इज x-1। अब फिर से समझना, क्या समझना कि अगर fx का वैल्यू x-1 है तो f ऑफ x-1 क्या होगा,
ये जो x है ये किससे रिप्लेस हो चुका है, x माइनस वन से, तो राइट हैंड साइड में भी ये जो x है रिप्लेस हो जाएगा किससे, x माइनस वन से, और ये माइनस वन पहले से ही था तो ये हो जाएगा x माइनस टू। सो दिस इज योर आंसर फॉर इफ कंपोज इफ। ठीक है, सिमिलरली तुम लोग कर सकते हो क्या सर, g कंपोज g, g कंपोज g, g कंपोज g मतलब g के अंदर g x, ठीक है, दैट इज g ऑफ gx इज डिफाइंड एज 1 बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, ओके, तो अब अगर gx ना यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर gx ही है 1 बाई एक्स प्लस वन, तो g ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये जो x है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाई 1 बाई एक्स प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वन प्लस वन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेंगे तो आई गेस यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जरा बताना कमेंट सेक्शन में कि मेरा आंसर सही है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, देखो मैंने खुद भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, बहुत सारा होमवर्क के लिए भी मैं दे रहा हूं ताकि तुम लोग का भी प्रैक्टिस बिल्कुल चलता रहे प्यार से। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये है तुम लोग के लिए होमवर्क। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। ओके, देख लिया होमवर्क, करके बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब चलता हूं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें जो मैंने बताया था फंक्शन गिवन रहेगा, हमें बताना है कि कौन सा इंजेक्टिव होगा नहीं होगा, सर्जेक्टिव होगा नहीं होगा, इस तरीके का। और उसमें भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकता है फंक्शंस एंड क्वेश्चंस, मैंने सभी रखने का कोशिश किया यहाँ पे। सो लेट अस सी वन बाय वन। ठीक है, मैं एक कुछ करूंगा, तुम लोग के लिए होमवर्क के लिए मैं कुछ छोड़ूंगा। सो इस तरीके से करेंगे। So let us see this one. Again, this very first question is taken from 2022-23 paper of BCA. Show that the following function g is neither surjective nor injective. बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया। और भी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इन द प्रैक्टिस सेट जो मैं कराऊंगा बिफोर द एग्जामिनेशन, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में मैंने कराया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो लाइक दिस और एनी अपडेट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और टेलीग्राम वगैरह एंड व्हाट्सएप चैनल दोनों का सभी का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सभी तरीके से कनेक्टेड रहना है, सो दैट वेर एवर आई गिव एनी अपडेट यू विल गेट दैट नोटिफिकेशन। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोग इंजेक्टिव के लिए प्रूव करेंगे एंड देन विल प्रूव फॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, वैसे यहाँ पे डिस्प्रूव करना है, शो दैट कि नाइदर नॉर दिखाना है। तो ऑलरेडी आई हैव सेड मेनी टाइम्स दिस इन द सेट थ्योरी वाला चैप्टर्स, रिलेशन वाला चैप्टर। रिलेशन में तो बहुत एकदम गला फाड़ के मैंने ये बताया कि जब भी क्वेश्चन में शो दैट या फिर प्रूव दैट टाइप ऑफ वर्ड्स मिले तो हमें वो जनरल तरीके में करना है, बिल्कुल जनरल वे में करना है, नॉट बाय टेकिंग एनी पर्टिकुलर नंबर एज एग्जाम्पल। वी हैव टू टेक एक्स वाई या फिर x1 x2 एटसेट्रा, दैट इज बाय टेकिंग वेरिएबल्स, नॉट बाय टेकिंग एनी पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, एंड अगर हमें चेक करना है ना, चेक वेदर, टेस्ट, एग्जामिन एटसेट्रा, देन वी कैन डू इट लाइक फॉर डिस्प्रूविंग समथिंग, कुछ नहीं हो रहा है ये दिखाने के लिए वी कैन टेक एग्जाम्पल्स एंड वी कैन से कि दिस इज नॉट हैपनिंग, मतलब इस नंबर के लिए नहीं हो रहा है, मतलब किसी के लिए नहीं होगा। दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और कवर्ड दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट्स इन द क्वेश्चंस ऑफ रिलेशंस दैट आई हैव डन इन द लास्ट वीडियो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम पहले ये दिखाएंगे कि दिस इज नॉट इंजेक्टिव, देन उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि दिस इज नॉट सर्जेक्टिव और ऑन टू। अब इंजेक्टिव नहीं है ये दिखाने के लिए फिर से बता रहा हूं, वी हैव टू फॉलो द मेन डेफिनेशन ऑफ अ इंजेक्टिव फंक्शन, जो कि लिखा है, देखो, f of x1 is equals to f of x2 implies that x1 equals to x2 for all x1 x2 belongs to the domain set। अगर हम लोग ये दिखा सकते हैं then we say this is a injective function, और अगर हम ये नहीं दिखा सकते then we have to say कि the function is not an injective function। वैसे याद होगा ये डेफिनेशन मैंने कहाँ से उठाया, this definition I have taken from the main definition of injective mapping और injective function 1 function, जो कि ये रहा। ठीक है, वैसे these two statements, कौन सा दोनों मैं बता देता हूँ, these two statements are called, बताना ज़रा जिनको पता है, कि ये स्टेटमेंट और उसका जो नीचे वाला स्टेटमेंट, ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, जीजा जी और साले नहीं। these two statements are contrapositive statements, very important this term you have to remember, contrapositive statement। ठीक है, देखो basically this is the main one है ना, और इसका मतलब क्या होता है, ये जो अभी मैंने बॉक्स किया इसका मीनिंग क्या होता है कि
if x1 not equals to x2, this should imply f of x1 is not equals to f of x2. कहने का मतलब x1 x2 कहाँ से लिया गया है? x1 and x2 is taken from a set, that is the domain set. कहने का मतलब डोमेन सेट में दो यूनिक एलिमेंट्स के लिए x1 x2 नॉट इक्वल्स टू मतलब दोनों यूनिक है. तो क्या बताया? डोमेन सेट में दो यूनिक पॉइंट्स के लिए हमें मिलना चाहिए उनका जो इमेज एलिमेंट्स है, दैट इज f of x1 एंड f of x2, वो दोनों भी यूनिक होना चाहिए. That is one single element should be connected to one single element, one function. और इसका कॉन्ट्रापोजिटिव जो स्टेटमेंट होता है जो नीचे वाला, दैट इज f of x1 is equals to f of x2 implies that x1 equals to x2. कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे बनाया जाता है? स्टेटमेंट को उल्टा साइड से, कॉन्ट्रा मतलब उल्टा डायरेक्शन से हमें स्टार्ट करना होता है और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना होता है, सो दैट वी गेट द कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट. और ये जो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है, दिस वी यूज टू प्रूव ए फंक्शन इंजेक्टिव और नॉट इंजेक्टिव टू सॉल्व अ क्वेश्चन. न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये नीचे वाला कॉन्ट्रापोजिटिव वाला स्टेटमेंट ही यूज करते हैं, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे. ठीक है, दैट इज दिस वन. मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया ताकि सामने रहे, सो दैट यू कैन रिलेट द थिंग्स. ठीक है, पहले एक बार इंजेक्टिव के लिए खत्म कर लेते हैं, देन विल सी फॉर सर्जेक्टिव और ऑन टू एज वेल. ठीक है, अच्छा अब देखो इसके आगे क्या करना है. तो इसका मतलब मुझे ये प्रूव करने के लिए या फिर डिस्प्रूव करने के लिए वट एवर, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आई वांट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स. तो पहले तो मैं ये 2 एलिमेंट्स उठा लूंगा फ्रॉम द, देखो ध्यान रखना ये जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे, डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही, डोमेन भी रियल नंबर सेट है एंड कोडोमेन भी, दैट इज बी सेट, वो भी रियल नंबर सेट है, दोनों ही रियल नंबर सेट है, R to R है ना. देखो लिखा हुआ है. अच्छा, तो विल स्टार्ट लाइक दिस, द सॉल्यूशन और द प्रूफ विल स्टार्ट लाइक दिस कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R. ये डोमेन सेट वाला R है. ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, R be any 2 arbitrary element. Such that f of x1 is equals to f of x2. मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सच या फिर ट्रू मान के ही हमें आगे बढ़ना होगा. हम आगे बढ़ेंगे बाय टेकिंग f of x1 is equals to f of x2. एंड इससे हमें दिखाना है किसी भी तरीके से, अगर हम लोग ये दिखा सके इससे कि x1 equals to x2, तो हम लोगों का कंक्लूजन हम लोग लिख देंगे, दैट इज therefore the function is a injective function, right? Okay, so this implies that, अब देखो डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है, और सॉरी यहाँ पे if नहीं सब g होगा. अच्छा, स्टैंडर्ड वाला रहने दो, मतलब ये g होगा क्योंकि जो डिफाइंड है फंक्शन वो g से डिफाइंड है क्वेश्चन में. सो दिस, ठीक है. तो अगर g of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो g of x1 क्या होगा सर? x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू g of x अगर x स्क्वायर है तो g of x2 क्या होगा सर? x2 का स्क्वायर. विच इंप्लाइज दैट अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो मुझे x1 का वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस ऑफ x2. यही तो होता है स्क्वायर रूट, राइट? अच्छा देखो, अब यहाँ इसका मतलब देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम f of x1 इक्वल्स टू f of x2, दिस इंप्लाइज द रिजल्ट वी आर गेटिंग x1 इज इक्वल्स टू x2. अगर प्लस वाला साइन कंसिडर करें, also we are getting x1 equals to minus of x2 अगर माइनस वाला साइन कंसिडर करें. लेकिन हमें तो ये नहीं मिलना था, हमें केवल सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाला रिजल्ट मिलना था इन ऑर्डर टू बी इंजेक्टिव फंक्शन. लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 नहीं मिल रहा है, उसके साथ एक और रिजल्ट भी हमें मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन. अगर ये इंजेक्टिव फंक्शन होता तो सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल्स टू x2 ही मिलता सॉल्व करके, दूसरा सेकेंड वाला जो रिजल्ट वो हमें नहीं मिलता. सो देयरफॉर वी कंक्लूड, यहीं पे लिख देते हैं कि देयरफॉर, सॉरी ये f नहीं होगा, मैं बार बार f लिख रहा हूँ, g होगा, ठीक है. देयरफॉर g इज नॉट इंजेक्टिव. सो वन पार्ट इज डन. अब सेकंड पार्ट के लिए करना है, दैट इज वी हैव टू डू इट फॉर ऑन टू और सर्जेक्टिव. ठीक है, ऑन टू और सर्जेक्टिव के लिए दिखाना है. सो लेट अस सी. अच्छा, नाउ सर्जेक्टिव और ऑन टू के लिए कैसे स्टार्ट करना है? इन राइट लाइक दिस, लेट y बिलोंग्स टू R, ये कोडोमेन वाला R है, ठीक है. y बिलोंग्स टू R सच दैट, अच्छा बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लिखते हैं, बी एनी arbitrary element such that
g of such that there exist x belongs to R, this is domain set वाला R, अच्छा सच दैट को बाद में दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हो गया था और कुछ नहीं, सच दैट gx इक्वल्स टू y, बस और कुछ नहीं। अब सर्जेक्टिव या फिर ऑनटू के लिए क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ, पहले gx का जो भी डेफिनेशन गिवन है क्वेश्चन में जो कि एक्स स्क्वायर है, वो gx के जगह पे लिख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और अब x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है, दैट इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस y लिखना है, ठीक है। अब समझना ऑन टू कब होगा, समझना ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव ये तब होगा अगर सभी y के लिए, मतलब कोडोमेन सेट में सभी एलिमेंट्स के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज डोमेन में मिले जिसके साथ वो कनेक्टेड हो, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, देखो क्यों, क्योंकि मैं इसको एग्जांपल देके बता देता हूं, लेकिन चाहो तो ये एग्जांपल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो फंडा रहेगा, क्योंकि ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ये जनरल टर्म्स में भी दिखाना है, ठीक है। समझाने के लिए एग्जाम्पल डेफिनेटली यू कैन प्रोवाइड, बट एग्जाम्पल शुड नॉट बी द ओनली पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन सेट भी रियल नंबर सेट है एंड डोमेन सेट भी रियल नंबर सेट है, राइट। अच्छा, कोडोमेन सेट में सभी टाइप्स का रियल नंबर होगा, ऑल द रियल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 वगैरह जैसा होगा, वैसे ही -2, -4, -6 एटसेट्रा सभी होगा, क्योंकि रियल नंबर सेट है। सिमिलरली इसमें भी 1, 2, 3 ये सब नंबर्स है ना। लेकिन अब सोचो, जरा सोच के देखना, और यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है दैट इज gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये जो कोडोमेन सेट का 2 है या फिर 1 होगा, यहाँ पे जो भी है 1 है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये 1 के साथ कनेक्टेड रहेगा, ये 4 जो है ये 2 के साथ कनेक्टेड रहेगा, है ना, एंड अगर ये 9 है सपोज मान लो, तो ये 3 के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरीके से सभी नंबर्स का ये जो 2 है ना, यहाँ पे मान लो एक नंबर है √2 के साथ ये कनेक्टेड रहेगा, सिर्फ स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर करके मुझे राइट हैंड साइड का एलिमेंट्स मिल रहा है। इसी तरीके से तो ये फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन गिवन है ऑफ द फंक्शन, राइट। अच्छा, लेकिन अब तुम लोग मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर्स मिल सकता है। फॉर एग्जांपल तुम बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर का स्क्वायर करने से मुझे कभी -2 मिलेगा, या फिर कौन से नंबर का स्क्वायर करने से मुझे -4 मिलेगा, एंड सो ऑन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देयर एग्जिस्ट नो सच नंबर, रियल नंबर, जिनका स्क्वायर करने से कभी नेगेटिव नंबर मिल सकता है। हाँ, इमेजिनरी में हो सकता है, दैट इज अगर डोमेन सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता तो हो सकता है इमेजिनरी नंबर्स, मतलब i का स्क्वायर करने से i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, दैट इज वेल एंड गुड। बट लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है डोमेन सेट इज ऑल्सो द रियल नंबर सेट R, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लॉजिक क्या समझा रहे हैं, लॉजिक ये समझना है कि सभी कोडोमेन सेट में सभी एलिमेंट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज डोमेन सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड मेनली फॉर दिस एलिमेंट्स दैट इज फॉर द नेगेटिव इंटीजर्स और फिर नेगेटिव रियल नंबर्स, दैट्स इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फाइनल लाइन लिखेंगे दैट इज फॉर दिस सॉल्यूशन पार्ट विल राइट लाइक दिस कि देयरफॉर फॉर एक सेकेंड ऐसे लिखते हैं कि सिंस प्री इमेजेस डू नॉट exist for the negative real numbers, therefore G is not onto or surjective, therefore G is not onto or surjective. So this is how we have to prove it generally, बिल्कुल इसी तरीके से इंजेक्टिव के लिए बता दिया, सर्जेक्टिव के लिए बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, जरूर बताना कमेंट करके सॉल्व हुआ कि नहीं, अदरवाइज मैं ये वैसे भी सॉल्व कराऊंगा whenever we will be doing the practice sets from this set relation function chapter before the examination, या फिर बीच में भी हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, एंड जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल्स हैं उनमें जरूर ऐड हो जाना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ all the things that I will upload.
तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, बिल्कुल ट्राई करना, बताना कमेंट में हुआ कि नहीं हुआ है। यहाँ पे डोमेन सेट देखना जरा ध्यान से, r माइनस रूट टू गिवन है, फंक्शन गिवन है, 2013 का क्वेश्चन है, एंड दिखाना है, शो दैट, प्रूफ करके दिखाना है कि इट इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। नॉट इंजेक्टिव के लिए वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने किया अभी, सर्जेक्टिव के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे हम लोगों ने किया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल लेटेस्ट एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद डोमेन रेंज वाला क्वेश्चंस करेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करा दूँ, इन वन सिंगल वीडियो, पूरा फंक्शन चैप्टर। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी फ्रॉम 2024 सीएससी साइबर सिक्योरिटी का जो पेपर हुआ था, थर्ड सेम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एग्जैक्ट सेम सिलेबस दे हैव, तो उन्हीं का पेपर से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। दिस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर सिमिलर टेक्निक फॉलो करके हमें चीजें जो है निकालना है, देख लो। ओके, सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, तो पहले वी हैव टू चेक कि इज इट 1 1 एंड ऑन 2, देन वी हैव टू फाइंड इफ इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, इफ एग्जिस्ट देन वी हैव टू फाइंड इफ इनवर्स। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी सॉल्व करेंगे, एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज 1 1 और नॉट। ठीक है, तो पहले हम लोग कर रहे हैं फॉर 1 1, दैट इज फॉर इंजेक्टिव फंक्शन वी आर डूइंग इट। ठीक, अच्छा वही सेम प्रोसीड्यूर रहेगा, मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, x1 एंड x2 दो एलिमेंट्स उठाना है जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा था इन द लास्ट क्वेश्चन, सच दैट f of x1 is equals to f of x2, right? Okay, f of x1 means x1 minus 2 divided by x1 minus 3 equals to f of x2 मतलब x1 minus x2 minus 2 divided by x2 minus 3, है ना। देखो अच्छा, वैसे ये जो डोमेन एंड जो रेंज है ये इस तरीके का क्यों है, कुछ पता चल रहा है? आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। फिलहाल के लिए डोमेन थोड़ा सा समझ लो, a इक्वल्स टू r माइनस 3 क्यों किया है, क्योंकि इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन तो देखोगे ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही x का एक ही वैल्यू है, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, जिसके लिए एफ एक्स का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, विल नॉट गेट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एंड दैट इज फॉर x इक्वल्स टू 3, है ना। क्योंकि देखो अगर x का वैल्यू 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा तो ये नीचे 0 हो जाएगा, एंड देयरफॉर जैसे नीचे 0 हो जाएगा फ्रैक्शन का वैल्यू चला जाएगा कहाँ पे, राइट। ओके, सो इन दैट केस एंड दैट इज वाई डोमेन में सब वैल्यू चलेगा, कोई बाकी सब रियल नंबर्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 नहीं चाहिए था डोमेन में ताकि मैं फंक्शन को डिफाइन कर सकूं, टू डिफाइन द फंक्शन, एंड दैट इज वाई दे हैव रिमूव्ड द पॉइंट 3 फ्रॉम डोमेन जस्ट लाइक दिस। क्लियर है? ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह, x माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे, करने से 2-3 स्टेप्स करोगे तो बिल्कुल प्यार से जो रिजल्ट आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कोई भी कर सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द रिजल्ट। और तो हमें यही चाहिए था, यही हमें प्रूव करना था, फ्रॉम दिस टू दैट, सो देयरफॉर वी कैन राइट एफ इज इंजेक्टिव और 1 1, वी कैन प्रूव और से दिस फ्रॉम दिस रिजल्ट। ठीक है, अब सिमिलरली हम प्रूव करेंगे फॉर ऑन 2 और 1 1, ठीक है, फॉर ऑन 2 और 1 1 सेम प्रोसीड्योर, एक y कंसीडर करेंगे सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, विच इंप्लाइज दैट अब एफ एक्स का वैल्यू गिवन है दैट इज x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। करना क्या है हमें यहाँ पे, अभी वही सेम, वी हैव टू रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। ये जो रिलेशन हमें मिल रहा है यहाँ पे x और y के बीच में, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, करके x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना है, एज सिंपल एज दैट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसको बिल्कुल प्यार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस 3y। ठीक है, अच्छा x वाला टर्म्स को हम लोग एक साइड में रखते हैं, तो इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ और इस माइनस 2 को इस साइड भेज देता हूँ, सो 2 माइनस 3y, और यहाँ से मैं चाहूँ तो x कॉमन ले सकता हूँ, सो 1 माइनस y इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, तो यहाँ से
जो मुझे x का वैल्यू मिल रहा है, दैट इज आई एम गेटिंग 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये मिल रहा है रिजल्ट। अच्छा देखो, अब क्या बताया था, ऑन टू कब होगा, ऑन टू ये तभी होगा y का क्या ऐसा कुछ वैल्यू हमें कोडोमेन सेट में मिल रहा है जिसके वजह से x एग्जिस्ट नहीं करेगा। Is there any y in the codomain set for which x का finite value we will not get? Yes, there is one value of y जिसके लिए x हमें नहीं मिल सकता है, and the value is y equals to 1. If I put y equals to 1 in the denominator, क्या हो जाएगा, x का वैल्यू सेम अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन जो वैल्यू को लेकर दिक्कत था इन द कोडोमेन सेट, उसी कोडोमेन सेट में से वो वैल्यू वो लोग निकाल चुके हैं। 1 इज रिमूव्ड, r माइनस 1 मतलब ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, r माइनस 1, राइट। और ये सेट माइनस ऑपरेशन आई हैव डिस्कस्ड इन द सेट थ्योरी सीरीज। सेट थ्योरी में ऑलरेडी मैंने बताया विथ एग्जांपल्स, जिन्होंने नहीं देखा है तो मिस कर दिया भाई, देख लो जाके, है ना। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ क्योंकि जगह चाहिए होगा। फॉर ऑल y belongs to r minus 1 there exist x in r minus 3, therefore f is on 2। कहने का मतलब सभी y के लिए x एग्जिस्ट करता है, therefore f is a onto फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, तो जैसे ही हम लोग ये प्रूव कर दे कि f is both 1 1 and onto, so according to the definition f is therefore, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore और या फिर since लिखते हैं कि since f is both injective that is 1 1 and surjective that is onto, f is a bijective mapping। बस, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैंने ये बताया था, हमें पहले ये प्रूव करके दिखाना होता है कि द फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड देन देयरफॉर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था एफ इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। देखो, अगर एग्जिस्ट करता है देन फाइंड एफ इनवर्स, तो अभी हम लोग एफ इनवर्स को फाइंड करते हैं, तो ये जगह मुझे चाहिए। अब एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए फिर से एक और बार इसी स्टेटमेंट को हमें कॉपी पेस्ट करना है, उसी से स्टार्ट करेंगे। सो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब करना क्या है, वही सेम। अच्छा, थोड़ा सा सोच के देखो कि मैं ऊपर में यहाँ पे दिखाता हूँ, तुम लोग लिखते थे साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो अगर मैं साइन को उस साइड लेके जाऊं तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते थे, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन अगर इस साइड जाने जब जाता था तभी इनवर्स हो जाता था। यहाँ पर भी सेम होगा कि अगर मैं इस एफ को राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, यस और नो, यस। एंड एक्स को वाई के टर्म्स में हम लोग ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे वही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, 2 माइनस 3y 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। बस यही है मेरा डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। सो द एफ इनवर्स इज डिफाइंड बाय दिस ओनली। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल, ये जो लास्ट लाइन में ये जो y वेरिएबल है, दिस इज अ डमी वेरिएबल। अगर तुम लोग चाहो तो इसको, ये तीन जो ग्रीन मैंने मार्क किया, इनको x से रिप्लेस करके फाइनल आंसर लिख सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है, पहले 1 1 प्रूफ करना है, फिर ऑन टू प्रूफ करना है, फिर उसके बाद दोनों को मिला के बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। दिस इज द प्रोसीड्योर, ठीक है। होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, दिस इज फॉर होमवर्क फ्रॉम 2015 क्वेश्चन पेपर। सेम क्वेश्चन है, एफ इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें दिखा देना है कि, प्रूफ करना है कि इनटू एंड ऑन टू, एंड देन उसके बाद एफ इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन सेम टाइप का है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लोगे। 2006 2007 मतलब बहुत बार ये आ चुका है, रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। बेसिकली कुछ नहीं है, वही सेम है, मतलब देख सकते हो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ वरना नहीं दिखेगा। दैट इज ए सेट वही है कि पूरा रियल नंबर सेट है, अरे यार क्या हो गया, हाँ पूरा रियल नंबर सेट है, सिर्फ उसमें से क्या गायब है, -2, ये हो गया ए सेट। और बी सेट का वही सेम है, जस्ट एज द लास्ट वन, -1 मतलब 1 गायब है ना। ये हो गया ए सेट एंड बी सेट। अब इसमें दो फंक्शंस गिवन है, एक है एफ
जो कि x माइनस टू और एक है gx 2x बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, और ताकि दोनों को ही प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो अब क्या चेक करना है कि आर टू फंक्शंस f एंड g इन्वर्टिबल और नॉट, मतलब वही f के लिए चेक करना है कि क्या 1 1 होगा कि नहीं होगा, वही सेम टेक्निक 2 इसके लिए भी चेक करना है ऑन टू होगा कि नहीं होगा, सेम फॉर g ऑल्सो, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू होगा कि नहीं होगा। इन्वर्स निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ चेक करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो बस उतना ही देखना है दोनों के लिए 1 1 ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू, दैट्स इट। तो ये कर लोगे होमवर्क के लिए, बताना अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, हो जाएगा आराम से, तो मैं ये फिलहाल होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ और फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हमें मेनली ये बहुत आता है, जैसे देख सकते हो कि एक फंक्शन रहेगा एंड उसको हमें चेक करना है इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए जो भी करना है दैट इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एटसेट्रा। अब उसके बाद एक सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस आता है जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन रहेगा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, उसका डोमेन, रेंज वगैरह हमें फाइंड करना है। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन उठा सकूं सो दैट वी कैन प्रैक्टिस ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो कुछ मैं कराऊंगा, कुछ होमवर्क के लिए दूंगा, इस तरीके से इस पोर्शन को भी कर लेते हैं। सो आ जाओ जल्दी से इसको करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बेसिकली है क्या, जो जिस तरीके से अभी तक हम लोग कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर, कुछ इस तरीके से रहता था इफ सच दैट a टू b। तो ये जो इनपुट वाला सेट है जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, ए सेट, ये ए सेट कौन सा होगा वही हमें फाइंड करना है, क्योंकि बेसिकली दिस ए इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वट एवर, यहाँ पे मैं कौन कौन सा एक्स का वैल्यू पुट करने से मुझे एफ एक्स अनडिफाइंड नहीं होगा या फिर इमेजिनरी वैल्यू नहीं मिलेगा, बस इतना कंफर्म करना है। दैट विल बी योर आंसर ऑफ डोमेन। क्या बताया मैंने, दो चीज कंफर्म करना है। एक, एफ एक्स का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब नीचे डोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, फंक्शन का वैल्यू इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स में ही मुझे चाहिए द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज वेल, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द फंक्शन कुछ इसी तरीके से ही हो जाता है। तो ये जो डिनोमिनेटर अगर हम देख रहे हैं, इस फंक्शन का एक ही दिक्कत है, बाकी सभी एक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ऑल द एक्स आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, ये नीचे का डिनोमिनेटर सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसका मतलब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इन द सॉल्यूशन, दैट इज एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स हैज रियल वैल्यू, जो मैंने अभी बताया, रियल फाइनाइट वैल्यू व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी सभी x के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एफ एक्स दैट इज y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, क्योंकि जनरली y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें कंफर्म कर लेना है कि नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं अगर चाहूँ तो इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, एंड इफ आई फैक्टराइज दिस आई विल गेट, इसको फैक्टराइज कर लेना आराम से, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों फैक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है, मतलब इंडिविजुअली ये दोनों ही नॉट इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए, है ना। अगर इक्वल्स टू 0 होता तो हमें इंडिविजुअली दोनों को 0 करना पड़ता, यहाँ पर भी सेम है। सो देयरफॉर x इज, मतलब डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 विच इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल्स टू 2। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f इज इक्वल्स टू ऑल द रियल नंबर्स, पूरा रियल नंबर सेट, कोई भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दो वैल्यूज को लेके प्रॉब्लम है, एक तो है 2 एंड दूसरा है 3। सो जस्ट रिमूव दीज टू वैल्यूज जिनको लेके दिक्कत है 2 and 3 फ्रॉम द रियल नंबर सेट एंड यू विल गेट द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दैट्स इट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बिल्कुल सेम फंक्शन है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड वो क्या है, नीचे डिनोमिनेटर के ऊपर एक स्क्वायर रूट गिवन है। अब स्क्वायर रूट से क्या होगा समझना, देखो इसका मतलब नीचे का ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो तो हो नहीं सकता, ये तो आई हैव ऑलरेडी सेड जीरो तो नहीं हो सकता है, ये जीरो नहीं होगा, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट क्वेश्चन। और नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट की वजह से ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? अगर ये नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मतलब वो इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब वैल्यूज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे रियल नंबर्स ही चाहिए। आई वांट ओनली रियल नंबर। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही इक्वल्स टू 0 होगा तो ये समथिंग ऊपर में कुछ भी हो, वट एवर समथिंग बाई 0 हो जाएगा, तो फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये भी हमें नहीं चाहिए। तो ये दो केस मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मतलब बचा क्या, एक क्वांटिटी, एक नंबर, एक वैल्यू, एक रियल नंबर अगर लेस देन 0 नहीं हो सकता, इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता है, तो एक ही केस बच रहा है, दैट इज राइट हैंड साइड of the real number line, that is only greater than 0, strictly greater than 0। इसका मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। नाउ आई विल राइट इट प्रॉपर्ली, जिस तरीके से तुम लोग लिखोगे इन द पेपर, है ना। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सो राइट लाइक दिस, the function has real value, रियल फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक लाइन ऐड कर सकते हो कि सिंस द डिनोमिनेटर शुड not be equals to 0, should not be equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब यही द ओनली केस, तो इसका मतलब हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे, चलो देखते हैं अभी। अच्छा, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें जस्ट एज द लास्ट वन, दैट इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब समझना, इसका मतलब दो फैक्टर, मतलब दो टर्म का फैक्टर अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इससे दो केस हो सकता है, टू केसेस कैन बी देयर। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब दो ही हो सकता है कि आइदर दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, क्योंकि दो टर्म का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से कभी वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, हमेशा लेस देन 0 नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 इंटू माइनस 2 करने से हमें हमेशा -10 मिलेगा, दैट इज लेस देन 0। दैट इज अगर एक पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब आइदर दोनों ही पॉजिटिव होना पड़ेगा या फिर दोनों ही नेगेटिव होना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कंसीडर बोथ द केसेस। तो एक एक करके करते हैं। सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट वन, साइड में आ जाते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ क्योंकि ये जगह चाहिए होगा। सो राइट लाइक दिस, नाउ आइदर x minus 3 into x minus 2 is greater than 0। एक सेकेंड, क्या बताया था, दोनों ही this and x minus 2 is greater than 0, आइदर ये वाला केस होगा और क्या केस होगा, x minus 3 is less than 0 and x minus 2 is less than 0, है ना। दोनों ही फैक्टर आइदर ग्रेटर देन 0 होगा या फिर दोनों ही फैक्टर आइदर लेस देन 0 होगा, राइट। अच्छा, तो इससे क्या मिलता है हमें, चलो देख लेते हैं एक एक करके। सो पहले ये वाला केस करते हैं, है ना। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 2। देखो बीच में ये एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, नाउ अच्छा, अब जो नंबर 2 से ग्रेटर है, जो नंबर 3 से ग्रेटर है वो ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर होगा। कहने का मतलब दिस इज द रियल नंबर लाइन, दिस इज 0 से, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो जो भी नंबर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ठीक है, देखो जो भी नंबर आर ग्रेटर देन 3, मान लो यहाँ पर है वट एवर x, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों को मिला के मर्ज करके मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 2।
ठीक है, जो नंबर 2 से ग्रेटर होगा ऑटोमेटिकली वो 3 से ग्रेटर होगा ही, ठीक है। सो इससे मुझे मिल रहा है x इज ग्रेटर देन 2, राइट। ओके, नाउ सॉरी x इज ग्रेटर देन 3 होगा, हाँ तभी मैं सोचो x इज ग्रेटर देन, मतलब जो नंबर 3 से ग्रेटर है ऑटोमेटिकली 2 से ग्रेटर होगा, सो x इज ग्रेटर देन 3। इससे मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, अब इससे क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 2। अब सोच के देखो, सेम नंबर लाइन, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, सो जो नंबर 3 से, हाँ जो नंबर 2 से कम हो, सो देखो जो नंबर 2 से छोटा होगा वो ऑटोमेटिकली 3 से भी छोटा होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 विच इज लेस देन 2, डेफिनेटली इट इज लेस देन 3। तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के जो मैं लिख सकता हूं दैट इज x इज लेस देन 2। अच्छा, तो इससे मुझे मिला है x इज ग्रेटर देन 3 और इससे मुझे मिला है x इज लेस देन 2। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा इन दोनों को मिला के लिखना है, राइट। इन दोनों को मिला के जो फाइनल आंसर बनेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इक्वल्स टू, तो क्या हो रहा है समझना, x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 3 या फिर 3 से ज्यादा, एकदम अप टू द प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, 3 या फिर 3 से ज्यादा अप टू इन्फिनिटी। और क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट होगा। ओपन ब्रैकेट मतलब वी डू नॉट इंक्लूड द बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता, मतलब सपोज यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 3 के जगह पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होता तो हम यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट लगाते। थर्ड ब्रैकेट मतलब ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग द बाउंड्री, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x इज ग्रेटर देन 3 है तो हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट यूज करेंगे, एंड इन्फिनिटी में हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट होता है, राइट। एंड x इज लेस देन 2, दैट इज 2 से कम कहाँ तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी, है ना। 2 से कम होते 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी। सो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2, और इन दोनों को जोड़ना है कैसे, दीज आर टू इंटरवल्स और वी कैन बाय यूजिंग द यूनियन साइन, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंप्लीट डोमेन बनेगा कुछ इस तरीके से, इफ यू सी ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, it will be something like this. The number line like this. So this is 0 से, this is minus infinity, this is plus infinity, ठीक है। एंड मान लो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, सो ये क्या बता रहा है, फॉर ऑल द एक्सेस ग्रेटर देन 3, है ना। दोनों को जोड़ना है, उसी तरीके से हम लोगों ने जोड़ा है। फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट वी आर गेटिंग दिस, मतलब 3 से प्लस इन्फिनिटी तक ये पूरा रीजन, 3 से इन्फिनिटी तक, और 3 पे ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं था जो मैंने बताया, और प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी दोनों पे हमेशा ओपन इंटरवल, या इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट होता है, क्योंकि वी कैन नॉट इंक्लूड द वैल्यूज और द पॉइंट्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी बाय यूजिंग थर्ड ब्रैकेट। अच्छा, एंड दूसरा पार्ट क्या है, x इज लेस देन 2 मतलब 2 से कम, 2 पे ओपन इंटरवल, 2 से कम कहाँ तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 मतलब ये वाला पार्ट पूरा ये हो गया, फिर बीच का ये वाला पोर्शन खाली नहीं रहेगा, एंड देन 3 टू इन्फिनिटी, दैट इज ये वाला पार्ट। ये दोनों मिला के विल गेट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। दोनों को जोड़ना कैसे है, बाय यूजिंग यूनियन साइन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये था, अब यहाँ तक आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। एक सेकेंड, ओके। सो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन वंस अगेन। अब ये थोड़ा सा सॉरी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से करना। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। क्वेश्चन वही सेम है, डोमेन निकालना है, लेकिन इसका बहुत कुछ पॉइंट्स है, एक एक करके सब कुछ समझेंगे। सो वेरी फर्स्ट पार्ट दैट इज, पहले तो ये पूरा फंक्शन जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर है मतलब ये पूरा पोर्शन, ये पूरा सब कुछ शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये वैल्यू जो मैंने अभी रेड से सर्किल किया ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होने से फंक्शन का वैल्यू, एफ का वैल्यू हो जाएगा इमेजिनरी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें रियल नंबर्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स। सो देयरफॉर वी हैव टू राइट लाइक दिस इन द सॉल्यूशन, द फंक्शन इज sorry my bad is real if
1 माइनस मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देके रखता हूँ फिलहाल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अब नीचे का ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर ये 0 नहीं हो सकता, वरना नीचे अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड इफ एक और कंडीशन ऐड होगा, दैट इज ये जो डिनोमिनेटर दैट शुड बी स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल्स टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। ये दोनों मिलके इस फंक्शन f(x) को रियल नंबर बनाएगा या फिर रियल फंक्शन बनाएगा, that is if these two conditions are satisfied। अब from the first condition one implies that, from the first condition एक एक करके चलते हैं। देखो अब इसमें क्या है, इसमें एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का a/b है ना, एक फ्रैक्शन है। अब समझना ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव कब होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव कब होता है, समझना a/b ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, नॉन नेगेटिव कब होगा, आइदर a एंड b दोनों ही पॉजिटिव होगा या फिर a एंड b दोनों ही नेगेटिव होगा। दिस इज द कंडीशन जस्ट एज द लास्ट वन ना, जिस तरीके से हम लोगों ने किया था। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो फ्रैक्शन भी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स वन इम्प्लाइज दैट, वन हमें दो चीजें बताता है ना, ये दिस इज ग्रेटर देन 0 ये हमें 2 पॉइंट बताता है। एक इसको मैं 1 देके लिखता हूं, नंबर 1 या फिर केस 1 व्हाटएवर, केस 1 कर देता हूं, केस 1 दैट इज पहले क्या करते हैं, दोनों को ही ग्रेटर देन 0 रखते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 1 माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 2 माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, दैट आई हैव सेड, सो इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। दैट इज अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आई कैन राइट मॉडुलस ऑफ x, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊं सो दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और अगर मैं इसको सिमिलरली मॉड x इज इसको अगर राइट हैंड साइड में लेके जाऊं सो लेस देन 2। सो अगर मैं मॉड को हटा दूं, मॉड को हटा देने से हमें पता है तो क्या मिल जाएगा, देखो मैं यहाँ पे पहले एक बार क्लियरली लिख देता हूँ। सो अगर मैं इस मॉडुलस साइन को हटाऊंगा तो एक मिलेगा प्लस x, दूसरा मिलेगा माइनस x, तो प्लस x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड माइनस x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और इसको अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँ सो आई विल गेट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमें पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन जो है वो चेंज हो जाता है। सो आई विल गेट दिस इन द रिजल्ट। सो इसको एंड इसको मिला के, इसको एंड इसको मिला के, इन दोनों को मिला के जो बन रहा है दैट इज -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू +1। दिस इज द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग। सिमिलरली इससे मतलब इससे क्या मिल रहा है, इससे मिलेगा बिल्कुल सिमिलर तरीके से इससे मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट और फ्रॉम द केस 1 द थिंग दैट वी आर गेटिंग, द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग is x belongs to, एक तो ये देखो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, एक तो ये वाला दैट इज -1 2 +1 है ना। इसको थोड़ा सा समझना, x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगा एंड यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट होगा क्योंकि इक्वल्स टू साइन है, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स दैट इज -1 एंड +1 को इंक्लूड करना इंटरवल में। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्योंकि बीच में एंड है और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ध्यान रखना एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। लास्ट केस में आइदर और था है ना, लास्ट केस में आइदर और था, इसीलिए इन दोनों के बीच में यूनियन हुआ था, हमें पता है आइदर और मतलब यूनियन। दिस आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स इन द सेट थ्योरी चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे एंड है दोनों के बीच में, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अच्छा, और ये वाला इससे क्या मिल रहा है, x का वैल्यू -2 और +2 के बीच में रहेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है, दोनों में ही इक्वल्स टू साइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल होगा। सो फर्स्ट पार्ट से जो पार्ट ऑफ द डोमेन हमें मिल रहा है, डोमेन का एक केस या फिर एक पोर्शन हमें मिल रहा है, दैट इज दिस वन फ्रॉम द केस 1। सिमिलरली अब केस 2 करेंगे जिसमें दोनों को ही हम लोग नेगेटिव करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को नेगेटिव करेंगे। सो केस 2 की ओर चलते हैं। सो केस 2 में क्या लिखेंगे, दैट इज 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड
2 माइनस मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 0। आई होप ये क्लियर है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया था दोनों को, तो केस 2 में हमें दोनों को लेस देन 0 करना है, लेस देन इक्वल टू 0 करना है। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से सिमिलर लॉजिक लगाओगे x को। अगर देखो एक चीज समझ लो, यहाँ से क्या मिल रहा है, मॉडुलस ऑफ x इज, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड इससे क्या मिल रहा है, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। अब समझना, मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर देन 2 है तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो ही जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के सिर्फ ये लिखना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली ये वाला कंडीशन इसी में आ ही जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो दैट इज ओनली वी कैन राइट मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड मॉडुलस ऑफ x को अगर ब्रेक करोगे, सिमिलरली दो चीज मिलेगा, एक आइदर x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2। बिल्कुल सेम तरीके से वहां पे जैसे हम लोगों ने मॉडुलस को ब्रेक किया था, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि x, फिर से नंबर लाइन से समझ लो, देखो x 2 या फिर 2 से ज़्यादा, मतलब कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस पोर्शन से हमें मिल रहा है 2 टू प्लस इन्फिनिटी एंड ये वाला जो पोर्शन है दैट इज -2 से कम, मतलब कहाँ तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो मिल रहा है हमें -2, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू -2, ये वाला पोर्शन। एक तो मिल रहा है ये वाला पोर्शन, दूसरा मिल रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में और है तो ये यूनियन से हम लोग जोड़ेंगे। तो ये सेकेंड केस है, यहाँ से हमें जो डोमेन का पार्ट या फिर डोमेन का जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है दैट इज -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये मिल चुका है फ्रॉम केस 2। सो केस 1 से हमें ये मिला था, केस 2 से हमें ये मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमें ध्यान रखना है, दैट इज दिस वन कि मॉडुलस ऑफ x 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, डायरेक्टली यहीं से लिख लेते हैं। यहाँ से दिस 2 implies दैट क्या, कि मॉडुलस ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 2। मॉडुलस ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स अगर मैं मॉडुलस को हटाऊं तो प्लस माइनस मिलेगा, दैट इज x इज नॉट इक्वल्स टू +-2। इसका मतलब इन दोनों को मिला के मुझे डोमेन को लिखना है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि डोमेन में +2 और -2 दोनों ही पॉइंट नहीं आएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा किन किन को मिला के, मान लो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। ये 3 4 5 को मिला के फ्रॉम 3 4 5 जो रिजल्ट आएगा, समझना, देखो क्या क्या आ रहा है, -1 to 1, ठीक है, -1 to 1 ये तो रहेगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। -1 to 1 हो गया, फिर उसके साथ यूनियन 2 to इन्फिनिटी, मतलब ये वाला, सॉरी 2 to इन्फिनिटी नहीं, ये वाला, मतलब नंबर 4 लिखूंगा अभी मैं, दैट इज -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये होगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था, मैं एक नंबर लाइन से मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो इस नंबर लाइन को ही मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें केस नंबर 4 इसमें इंक्लूडेड है। ग्रीन वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है दोनों, दिस इज केस नंबर 4 है। केस नंबर 3 में क्या है, -1 to +1, ठीक है। -1 मान लो यहाँ पर है, +1 मान लो यहाँ पर है। सो ये वाला पोर्शन है, एंड -2 to +2 मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, और सिर्फ +2 एंड -2 नहीं रहेगा इसमें सेट के अंदर, ओके। तो अगर इन सभी को मैं एक साथ कर दूं, देन द थिंग दैट विल गेट इज दिस वन। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर समझ में कोई भी प्रॉब्लम आया तो डेफिनेटली कमेंट में एक बार बता देना, सो दैट इट विल बी क्लैरिफाइड, ठीक है। अच्छा, लॉग वाला ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन। ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, लॉग का जो मेन फंडा है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये करा देता हूँ, लॉग वाला क्वेश्चन मैं ये करा देता हूँ, ठीक है, वेट। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे के मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन,
बाकी इसका जो फाइनल आंसर तुम लोग जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। आई सी कि हुएवर इज गिविंग द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली देखो लॉग के लिए देखो, एक तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर है ये, इसका मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहले तो ये समझ लो, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। लॉग ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये एक हो गया। दूसरा अब मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब लॉग के बेस में ई है, दोनों साइड को ई टू द पावर रेस कर देते हैं, ई के पावर में रेस कर देंगे पूरा ये, सो विल गेट समथिंग लाइक दिस। दोनों साइड में रेज्ड होगा तो इस साइड में भी ई टू द पावर में रेज होगा, तो ई एंड लॉग एक दूसरे को कैंसिल करके, है ना, कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, ऐसे काटना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 और समथिंग टू द पावर 0 1 होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो एक रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा, दैट इज x माइनस 1 फैक्टराइज करोगे इज लेस देन इक्वल्स टू 0, दिस इज व्हाट यू विल गेट। और इसको आगे कैसे करना है दैट यू डेफिनेटली नो। ठीक है, दूसरा लॉग के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि लॉग डिफाइंड तभी होता है जब लॉग के अंदर में ये जो पोर्शन है ये जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, तो अदरवाइज लॉग इज नॉट डिफाइंड। तो लॉग डिफाइंड ही होगा इफ एंड ओनली इफ दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इससे जो मिलेगा रिजल्ट, x का वैल्यूज जो मिलेगा वो ऑटोमेटिकली इसी के अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली पहले मिल जाएगा। सो जो फाइनल आंसर होगा वो इसी से ही जनरेट होगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से 2 केस होगा, 2 केसेस विल बी देयर, क्योंकि यहाँ पे ये लेस देन मतलब प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो एक केस करना होगा कि एक मतलब दोनों टर्म बारी बारी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ इस तरीके से। मतलब x माइनस 1 इज, सपोज इसको अगर तुम लोग नेगेटिव करोगे तो इसके साथ x माइनस 3 को पॉजिटिव करना, एंड यहाँ पर भी x माइनस 1 को अगर पॉजिटिव करोगे तो उसके साथ x माइनस 3 को नेगेटिव करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना इसका, बस और कुछ नहीं। ओके, सो बस इसको अगर सही से तो देखना कि इन दोनों में से एक केस जो है पॉसिबल है, दूसरा एक केस है जो इम्पॉसिबल है। तो जरूर कमेंट में मुझे बताना इनमें से फाइनल आंसर क्या आ रहा है, एंड आई विल वेरीफाई एंड आई विल सी कि हुएवर इज गिविंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया फ्रॉम डोमेन, एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम रेंज, क्योंकि रेंज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है बस, एंड उसके बाद और भी कुछ मैं होमवर्क्स दे दूंगा एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसको कैसे करना है देखो। अच्छा, रेंज वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का ही आएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज और इमेज सेट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा कैसे स्टार्ट करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बता ही रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा, दोनों के लिए एक चीज कॉमन है, दैट इज दोनों का वैल्यू और वॉट एवर वैल्यू ऑफ थीटा, दोनों का वैल्यू हमेशा लाइज बिटवीन -1 to +1, है ना। एंड इफ यू सी द डायग्राम, इफ यू सी द कर्व ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये अपर लिमिट होता है +1 एंड लोअर लिमिट होता है -1, इसके बीच में ही रहता है बोथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये हमें पता है। और इसी से ही हमें अपना कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करना है। सो विल स्टार्ट लाइक दिस कि -1 लेस देन इक्वल्स टू cos 4x लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। थीटा की जगह पे इस क्वेश्चन में 4x है तो इसीलिए मैंने 4x लिखा है। अब हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, इस cos 4x से स्टार्ट करके मुझे ये चीज़ बनाना है, ये फंक्शन को बनाना है। ठीक है, अच्छा तो cos 4x के सामने क्या है माइनस साइन, तो एक माइनस साइन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू साइन वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, एक 2 ऐड करना है हमें, तो एक 2 ऐड कर देते हैं, पूरा ये जो इनइक्वालिटी है सभी के साथ 2 मैंने ऐड कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस कॉस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ये 2 माइनस कॉस 4x मुझे नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो 1 बाई करना है, तो फिर से 1 बाई करने से सिंबल फिर से चेंज हो जाता है, हमें ये पता है। तो 1 बाई करने से ये सिंबल्स इंटरचेंज हो जाएगा, एंड 1 का 1 बाई यही होता है, तो हमें अपना फंक्शन मिल चुका है fx। सो 1/3 लेस देन इक्वल्स टू fx लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू fx का वैल्यू इस रेंज के बिटवीन रहेगा। सो देयरफॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन इज बिटवीन 1/3
एंड 1 थर्ड ब्रैकेट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, सो वी हैव टू इंक्लूड द बाउंड्रीज. सो माय फाइनल आंसर इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1/3 to 1 closed interval. So this is the solution of this question. अच्छा, and you can see some questions as homework. राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा. इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एज होमवर्क एंड कमेंट करना. कोई भी वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुआ तो मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उस पर मैं ये सॉल्व करा दूंगा. तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस. फंक्शन से जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता है एंड जितना भी कंसेप्ट हमें जानना है सभी मैंने बिल्कुल डिस्कस कर दिया डिटेल में. अगर अच्छा लगे सेशन क्लास, अगर अच्छा लगे समझ में आए कंसेप्ट, तो जरूर एक लाइक करना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स एंड जितना ज़्यादा हो सके सभी मिलके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द चैनल. थैंक यू एवरीवन. इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.